गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 28 नवंबर 2024 के करंट के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। चलिए सबसे पहले हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। तो कल के जो हमारे प्रश्न थे उसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में 2024 में भारतीय संविधान दिवस की थीम क्या है? तो हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? तो वैभव सूर्यवंशी 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने आईपीएल में इनको जो है खरीद लिया गया है राजस्थान रॉयल्स के द्वारा। हाल ही में महाराष्ट्र की फिर से डीजीपी कौन बनी? रश्मि शुक्ला। नाडा ने भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया को कितने साल के लिए प्रतिबंध किया है? तो यहाँ पर 4 वर्ष के लिए। हाल ही में किसने लैंगिक हिंसा के खिलाफ नई चेतना अभियान शुरू किया? तो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। हाल ही में किसे ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया? जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को। हाल ही में दिनेश भाटिया किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए? तो इसका जवाब हो जाएगा ब्राज़ील। द टीचर ऐप का अनावरण किसने किया? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। 2025 में भारतीय सेना दिवस कहाँ मनाया जाएगा? पुणे महाराष्ट्र में। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 के संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय संविधान का किन भाषाओं में अनावरण किया? तो संस्कृत और मैथिली भाषा में भारतीय संविधान का अनावरण किया गया है। तो आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में टर्टल एडॉप्शन डे कब मनाया गया? तो टर्टल एडॉप्शन डे मनाया जाता है 27 नवंबर को। टर्टल का मतलब होता है कछुआ। तो टर्टल एडॉप्शन डे हर साल 27 नवंबर को मनाया जाता है। यह लुप्त प्राय सरीसृप की सुरक्षा के लिए उन्हें अडॉप्ट करके मनाया जाता है। इस दिन मुख्य रूप से कछुओं को गोद में लिया जाता है। ठीक है, कछुओं को गोद लिया जाता है मुख्य रूप से। आइए नवंबर माह के प्रमुख दिवस को रिवाइज करते हैं। सबसे पहला दिन है हमारा 1 नवंबर वर्ल्ड वीगन डे। 3 नवंबर विश्व जेलीफिश दिवस। 3 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। 4 नवंबर राष्ट्रीय कैंडी दिवस। 5 नवंबर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। 10 नवंबर शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 10 नवंबर को विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस और विश्व टीकाकरण दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व निमोनिया दिवस। 13 नवंबर को विश्व दिवालिया दिवस और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस। अगला है 16 नवंबर। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। 17 नवंबर को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। 18 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस और विश्व शौचालय दिवस। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस और विश्व मत्स्य दिवस। 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। आइए आज के दिन का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए रियाद डिजाइन कानून संधि पर हस्ताक्षर किया? तो इसका जवाब हो जाएगा भारत ने रियाद डिजाइन कानून संधि पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत आया, तो भारत के बारे में अभी देखते हैं करंट में क्या क्या प्रश्न बनते हैं। अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में भारत चीन को पीछे करके नंबर 1 पर आ गया है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में जो है भारत ने जीता है। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत 10वें नंबर पर है। भारत आईओसी के समर्थन से पहले खो खो विश्व कप की मेज़बानी किया है। आईओसी का मतलब इंडियन ओलंपिक कमेटी, यहाँ पर इस नहीं बल्कि आईओसी होगा, के समर्थन में खो खो विश्व कप की मेज़बानी जो है भारत ने किया है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। भारत ने बांग्लादेश को UN-17 जो है बांग्लादेश को हरा करके AFF अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बाल विवाह को मुक्त करने के लिए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया? तो यहाँ पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा इसको शुरू किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 27 नवंबर को नई दिल्ली में इस अभियान की शुरुआत की गई। बाल विवाह निषेध अधिनियम जो आया था और 2006 में आया था, और ये किसके स्थान पर आया था? यह बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 के स्थान पर 2006 में पारित किया गया था। यह अभियान 130 जिलों पर केंद्रित होगा जहां पर बाल विवाह की घटनाएं बहुत अधिक होती हैं।
तो मुख्य रूप से 130 जिलों को टारगेट किया गया है इस अभियान के तहत। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जॉन टिनिसवुड का निधन हो गया है, वे कितने वर्ष के थे? तो यहाँ पर हो जाएगा 112 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। ये जो है ब्रिटिश नागरिक थे और इनका भी निधन हो गया है। इनको जो है गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड इनके नाम दर्शक सबसे उम्रदराज व्यक्ति यही थे वर्तमान में, और अभी इनका निधन हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक चुना गया? तो यहाँ पर डॉक्टर जयंत भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो जयंत भट्टाचार्य एक भारतीय मूल के अमेरिकी चिकित्सक और अर्थशास्त्री हैं जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में चिकित्सा अर्थशास्त्र और स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के प्रोफेसर हैं। ठीक है, अभी इन्हीं को जो है चुना गया है भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अमर राजा ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहाँ स्थापित किया है? तो इसको स्थापित किया है लेह लद्दाख में। अमर राजा इंफ्रा एक कंपनी है ने एनटीपीसी लिमिटेड के लिए लेह लद्दाख में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन की स्थापना की है। यह स्टेशन हर दिन 80 किलोग्राम हाइड्रोजन का उत्पादन करने में सक्षम है। इसका उद्घाटन जो है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, हमारे देश के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। लेह जो है लद्दाख की राजधानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अभी देखते हैं हाइड्रोजन से संबंधित कुछ स्टैटिक पॉइंट और करंट के प्रश्न। तो 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई। स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हिसार जो है हरियाणा में है, हिसार में शुरू हुआ। किसके द्वारा? जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड द्वारा। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र असम में स्थापित किया गया। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट चिदम्बनार पोर्ट जो कि तमिलनाडु में बना है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। 2024 में ये सभी चर्चे में हैं। वैसे भी देखा जाए तो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन पहली बार चलाई गई जर्मनी में, और भारत में हाइड्रोजन से चलने वाली मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी हरियाणा में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ पर सारेक्स 2024 अभ्यास का आयोजन किया? तो यहाँ पर सारेक्स 2024 अभ्यास का आयोजन किया है कोच्चि केरल में। तो राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज जो है इसका आयोजन किया गया 27 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक। इस बार इसका 11वां संस्करण था। इसकी थीम है क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से खोज और बचाव क्षमताओं को बढ़ाना। ठीक है, तो अभी इसका आयोजन किया गया भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। अभी आप बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन बने हैं? ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन बने हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, सारा आप डिटेल इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में आप कमेंट बॉक्स में छापिए। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय संगठन को 2024 OPCW द हैग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा भारतीय रासायनिक परिषद। इसको जो है OPCW जिसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इसके पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो भारतीय रासायनिक परिषद को 25 नवंबर 2024 को नीदरलैंड के द हेग में आयोजित जो है एक सम्मेलन में 2024 में OPCW द हेग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन, इसी का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, के राज्यों के सम्मेलन के 29वें सत्र के दौरान प्रदान किया गया। OPCW की स्थापना हुई थी 1997 में। इसका हेडक्वार्टर है द हेग में। इसमें सदस्यों की संख्या है 193। बात करते हैं इंडियन केमिकल काउंसिल की, भारतीय रासायनिक परिषद की, तो इसकी स्थापना 1938 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 किस विभाग या मंत्रालय द्वारा दिया गया? तो अभी 26 नवंबर को जो है मनाया गया राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। उसी अवसर पर यहाँ पर पशुपालन एवं डेयरी विभाग के द्वारा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। यह 3 कैटेगरी में दिया जाता है,
सबसे पहली वाली कैटेगरी में 5 लाख रुपए, दूसरी वाली कैटेगरी में 3 लाख रुपए और तीसरी वाली कैटेगरी में 2 लाख रुपए यहाँ पर सहायता राशि दी जाती है गोपालकों को। तो पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 के विजेताओं की घोषणा की। यह 2024 के लिए पशुधन और डेयरी क्षेत्र में सबसे उच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है। हमारी केंद्रीय मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जो राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह हैं, इनके द्वारा यह पुरस्कार की घोषणा की गई है। आइए देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरी हैं। यहाँ पर आपको देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो सबसे पहली कैटेगरी है जो स्वदेशी गाय नस्ल पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान। तो इसमें पहली विजेता रही थी रेणु झज्जर, जो कि हरियाणा की है। ठीक है। दूसरे नंबर पर देवेंद्र सिंह परमार, यहाँ पर शाजापुर मध्य प्रदेश के हैं। तीसरे नंबर पर सुरभि सिंह बिजनौर यूपी से हैं। इनको आपको याद रखना है। दूसरी श्रेणी है जो है सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समाज या जो है किसान उत्पादन संगठन। इसमें पहला स्थान जो मिला है गैबट मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, अरावली, गुजरात में। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, आप इसको पढ़ करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे नंबर 1 पर याद रखना है आपको। दूसरे नंबर पर जो है प्रतापपुरा दुग्ध उत्पादन सहकारी लिमिटेड समिति लिमिटेड, प्रतापपुरा, भीलवाड़ा, राजस्थान। और तीसरी कैटेगरी जो होती है वह यहाँ पर दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन में पहला जो है भास्कर प्रधान को मिला है। ये सुबरानपुर जो है उड़ीसा के रहने वाले हैं। ठीक है, और राजेंद्र कुमार हनुमानगढ़ राजस्थान के रहने वाले, इन दोनों को संयुक्त रूप से पहला स्थान पर रखा गया है। दूसरे नंबर पर वीरेंद्र कुमार सैनी है, हनुमानगढ़ राजस्थान के। तीसरे नंबर पर अनिल कुमार अन्नामैया आंध्र प्रदेश के हैं। तो ये सभी जो है आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट ने पैन 2.0 को मंजूरी दी है। इसके लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए खर्च करेगी? तो यहाँ पर 1435 करोड़ रुपए सरकार ने यहाँ पर खर्च करने का निर्णय लिया है। जो आप पैन कार्ड देखते हैं, पर्सनल यहाँ पर परमानेंट अकाउंट नंबर, इसका फुल फॉर्म होता है पैन का। तो यहाँ पर अभी केंद्रीय जो है बैठक में पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इसमें सरकार 1435 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मौजूदा पैन नंबर को इसमें बदलने का जो है प्रावधान किया जाएगा। तो मौजूदा जो पैन नंबर है इसकी जगह पर एडवांस किया जाएगा। अब यहाँ पर पैन कार्ड में QR कोड युक्त किया जाएगा। यहाँ पर QR कोड युक्त किया जाएगा। लोगों को इसको जो है पैन के लिए अलग से खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। यह जो है पूरी तरह से सुरक्षित माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार ने पैन कार्ड में QR कोड लाने का प्रावधान किया है और इसके लिए सरकार 1435 करोड़ रुपए की खर्च करने की मंजूरी दी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा जो है पैन 2.0। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये रहे आज के हमारे करंट के प्रश्नों की श्रृंखला, यहीं पर समाप्त होती है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।